जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है और आज की ये हमारी क्लास 12 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 11 क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उन सारी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन से कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 के का में जो है पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1981 में जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में पर्यावरण प्रदूषण को जो है परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण को जो है धारा 2 के खा में जो है परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, जल प्रदूषण और निवारण से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 को जो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी कानून बनाया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो बताइए दोस्तों, किस देश से जो है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दायित्वों को स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना वन संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो बताइए दोस्तों, हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वन संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध का वर्णन किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कंपनियों द्वारा किए गए अपराध का वर्णन किस धारा में दर्शाया गया है वन संरक्षण अधिनियम के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 17 में जो है कंपनियों द्वारा दिए गए अपराध को जो है दर्शाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण प्रयोगशालाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। तो बताइए दोस्तों, अभी कल की क्लास में हमने बताया है कि पर्यावरण प्रयोगशालाएं किसके द्वारा जो है स्थापित की जा सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित की जा सकती हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वन संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों को लागू करने के लिए कौन नियम बना सकता है। तो बताइए दोस्तों, इस पर नियम कौन बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस पर नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का जो है यही पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशुधन के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस कह रहा है ऊँट, मुर्गी का बच्चा, बकरी। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है
पशुधन के अंतर्गत आती हैं। तो उपरयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी अधिनियम तथा सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम, आदेश या निर्देशन का उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी रकम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कानून का जो है उल्लंघन करता है तो उसको कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें से पर्यावरण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का 6 पर्यावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से, वन संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा सरकारी विभागों द्वारा दिए गए अपराधों के बारे में जानकारी देती है? तो बताइए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा विभागों द्वारा दिए गए अपराधों की जानकारी देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 17 जो है जानकारी देती है। अगला है, वन जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा सर्कस को परिभाषित करती है? तो बताइए दोस्तों, सर्कस को कौन परिभाषित करती है? वन जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के 3 में जो है सर्कस को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के अंतर्गत किया जाता है इसका गठन। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी धारा जो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 जो है राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित नहीं है। और बाकी जितनी धाराएं हैं, धारा 2, धारा 35, धारा 66, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के का के अनुसार जो है इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को कौन वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है घोषित किया जाता है कोई भी वन्य जीव स्थल को? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा जो है इसको घोषित किया जाता है। क्वेश्चन से, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में अध्ययन, फोटोग्राफी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान आज हेतु प्रवेश की कौन अनुमति करता है? तो बताइए दोस्तों, इसमें प्रवेश की अनुमति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के द्वारा जो है प्रवेश की अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन से, वन्य जीव संरक्षण की कौन सी धारा वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करती है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा जो है प्रवेश को प्रतिबंधित करती है वन्य जीव अभ्यारण्य की? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 27 जो है प्रतिबंधित करती है। क्वेश्चन कह रहा है, अभ्यारण्य घोषित किए गए अतिरिक्त क्षेत्र के संरक्षण के लिए किसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है? तो कलेक्टर की जो है नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए शक्ति है? तो बताइए दोस्तों, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र को घोषित करने के लिए किसकी जो है परमिशन, अर्थात कौन घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किस प्रयोजन के लिए फीस का संदाय किए जाने पर मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक लिखित आदेश देकर वन्य जीव का शिकार करने की अनुज्ञा दे सकता है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। अगर ऑप्शनों की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन और शिक्षा, तो ये सारे के सारे को जो है अनुमति दी जा सकती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद होते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है वन एवं पर्यावरण मंत्री, दूसरा होता है प्रधानमंत्री और तीसरा कह रहा है वन्य जीव निर्देशक। तो ये सारे के सारे जो है राष्ट्रीय परिषद होते हैं वन्य जीव के, तो याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी। अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संसद बनती है। तो बताइए दोस्तों भारतीय संसद किसको मिला करके बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो बता दें एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ये भारतीय संविधान में लिखित है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कोई भी सांसद अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है संसद में तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। तो बताइए दोस्तों संसद जो है राज्य सूची के विषय में इनमें से किस में कानून बना सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी जो है वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122 में इसका प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और प्रभावी बनाने हेतु संसद इसमें जो है नियम कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से संसद में शून्यकाल का समय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों संसद में शून्यकाल का समय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुबह 12 से लेकर के 1 बजे तक का शून्यकाल अर्थात प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है संसद में। क्वेश्चन है भारत में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो ये जो है भारत की देन है और किसी भी देश में शून्यकाल की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन से निम्न में से राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा शून्यकाल का सही अर्थ प्रश्न उत्तर काल होता है। ठीक है, और इस शून्यकाल की अवधि में प्रश्नोत्तर काल जो है संसद में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए दोस्तों संसद के दोनों सदनों की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो स्पीकर के द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पर
गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य विधेयक, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन से कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है, यदि क्या हो। तो राइट आंसर बनेगा दोनों में से संसद एक पटल पर हो तभी जो है कोई भी संसद पर पटल रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। तो बताइए दोस्तों संसद की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है बैठक की। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। तो बताइए दोस्तों धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद का नियंत्रण होता है इस पे। क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृत से पूर्व, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, यही जो है संसद में की तैयारी और संसद में जो है पेश करने के लिए संघीय बजट को उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो बताइए दोस्तों धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर को ये अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है। तो इसे राज्यसभा जो है केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बजट का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संसद बजट से है। तो बताइए दोस्तों इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइए दोस्तों प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन है संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है। तो बताइए दोस्तों संसद की स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो बताइए दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या कैसे प्रस्तुत करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा जो है प्रस्तुत करती है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत कर सकता है। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन थे, हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 13 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।